हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज। तो ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो पेपर हुए हैं उन सारे पेपर का हम एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो 8 जून का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का, उन दोनों पेपरों का एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो 9 जून को जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का उसका भी फुल पेपर का जो है एनालिसिस करा दिया है। उसकी जो क्लास है वो यूट्यूब पे एग्जाम नॉलेज चैनल पे अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये यानी कि 9 जून को जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर आया हुआ था उसका जो जितने क्वेश्चन है यानी कि मैथ के और रीजनिंग के छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट के, हिंदी के जितने ही सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों का फुल एनालिसिस और राइट आंसर के साथ ये आपकी जो है एक चौथी क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट में यूपी पुलिस का वो कौन से क्वेश्चन थे, कितना पेपर आसान आया था और कितना ये पेपर जो कठिन था और किस क्वेश्चनों का जो वर्चस्व सबसे ज़्यादा माना गया है सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा। ठीक, यानी कि हाथ का जो मैल होना उस मुहावरे का अगर हम अर्थ देखें तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 4 हैं, तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि बी, तो बी जो होगा हमारा सही आंसर माना जाएगा। ठीक, तो हाथ का मैल यानी कि ऐसी चीज को कहा जाता है जिसे व्यक्ति बहुत महत्व नहीं देता है, सामान्यतः धन के लिए यह मुहावरा जो है वो क्या है प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कहते नहीं वो तो अपने हाथ का मैल नहीं देंगे। ठीक, तो एक तरीके का ये एक मुहावरा जो है वो कहलाता है। ठीक, तो समानतः ये जो मुहावरा है का उपयोग किया जाता है वो धन के मामले में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाला शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक, यानी कि अगर हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग जो करते हैं वो कौन सा शब्द है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि भालू। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा तो भालू शब्द का प्रयोग समानता पुल्लिंग में जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक वाचक वाक्यों में पूछे जाते हैं। ठीक, यानी कि हमारा जो व्यंजक वाचक वाक्य है उसमें अक्सर क्या पूछे जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन। ठीक, लेकिन जब हम सही आंसर की बात करते हैं तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, क्या होगा हमारा ए, तो ए जो होगा वो सही आंसर है। ठीक, तो प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में जो आता है वो आता है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो क्या है लगाया जाता है। ठीक, तो अक्सर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगाया जाता है जब कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण जो है वो दिया गया है। ठीक, यानी कि इसमें जो टोटल अगर ऑप्शन की बात करें तो टोटल कितने 4 ऑप्शन। ठीक, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि पूर्वकालिक क्रिया का जो सही उदाहरण है वो कौन सा है। ठीक, तो हम देखते हैं इसका सही आंसर का, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 60, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा वो सही होगा। ठीक, खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा। ठीक, तो इसमें जो है एक पूर्वकालिक क्रिया का जो है वो सही उदाहरण दिया गया। ठीक, यानी खाना खाकर वो पढ़ने बैठेगा। तो पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया पहले पूर्ण होती फिर दूसरी क्रिया होती है, तो यह पहले खाना खाना और फिर बाद में पढ़ने बैठना, तो 2 क्रिया हो गई। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा खाना खाने, बाद में क्रिया जो होगी वो होगी पढ़ने की क्रिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ जो है ऐतराज है। ठीक, यानी कि इसमें जो है एक शब्द का जो है वो क्या है ऐतराज माना जाता है। तो हम देखते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो 61 का अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी। ठीक, तो बी जो है हमारा वो क्या है करेक्ट माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं तो ऐतराज का अर्थ होता है कि विरोध या आपत्ति करना। ठीक, ऐतराज का मतलब होता है विरोध या आपत्ति करना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि मोहन पढ़ता है। ठीक, यानी कि क्या है मोहन पढ़ता है, तो इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करें। ठीक, यानी कि मोहन जो है वो पढ़ता है, तो इस वाक्य को है संदिग्ध या भूतकाल में हमें परिवर्तित करना है। तो हम इसको
कैसे करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 62 जो है, ठीक, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक, मोहन ने पढ़ा होगा, तो यानी कि ये एक संदिग्ध भूतकाल हो गया। ठीक, पढ़ा होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं, लेकिन ये संदिग्ध में आ गया। ठीक, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो बी जो होगा वो सही आंसर कहलाएगा। ठीक, तो संदिग्ध भूतकाल में किसी कार्य के होने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक, यानी कि संदिग्ध काल में किसी कार्य होने का अनुमान जो है व्यक्त किया जाता है, बट वो क्या होता है कि सही होता नहीं होता, तो संदिग्ध परिस्थितियों में क्या है वो चला जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि दूसरों के पीछे चलने वाला एक उचित शब्द बताइए। ठीक, यानी कि अगर हम दूसरों के पीछे चलते हैं तो एक क्या है, हमें एक उचित शब्द बताना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 63 का है। ठीक है, तो 63 की अगर हम बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि अनुन्यायी, अनुयायी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो बी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक, जो किसी के पीछे चलता है या उसके विचारों का अनुसरण करता है उसे क्या कहते हैं, हम अनुनायी कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अनुनायी कहा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बिहारी सतसाई किसके द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। ठीक, यानी बिहारी जो सतसाई है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। ठीक, तो हम देखते हैं इसका जो सही आंसर, तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, ठीक, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये होगा सही आंसर। ठीक, क्या होगा हमारा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बिहारी सतसाई जो है वो रीत काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल की जो है वो क्या है, रचना जो है वो क्या है, मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, महेश का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक, यानी कि अगर हमें महेश का संधि विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक, तो जिससे कि इसमें जो है टोटल जो है वो कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने, 4 ऑप्शन, तो हमें सही आंसर इसमें चुनना है। ठीक, तो जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो ठीक है, महा प्लस ईस। ठीक, महा प्लस ईस, तो हो जाएगा महेश। ठीक, क्या हो जाएगा, महेश, ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। ठीक, यानी कि उनके बिना जो हो तुम कुछ नहीं, तो वाक्य में संबंध बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि उनके बिना जो है वो तुम कुछ भी नहीं, तो इस वाक्य में क्या है, एक संबंध बोधक वाक्य का जो है वो क्या है, प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें सही आंसर के अगर हम देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बिना, तो ये जो होगा हमारा, ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा बिना। ठीक, क्या हो जाएगा, बिना, तो बिना जो हुआ इस वाक्य संबंध जो शब्द है वो बिना है। ठीक, तो बिना संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सी रचना ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ठीक, यानी कि इसमें टोटल कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, तो इन 4 ऑप्शनों में हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है वो नहीं किया गया है। ठीक, तो हम 67 का देखते हैं, इसका 67 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि बुनी हुई रस्सी जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। बाकी 3 ही जो हैं, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार उर्वशी यमा, ये जो है, ठीक, अगर हम यमा की बात करते हैं तो वो महादेवी वर्मा के हो, उर्वशी की बात करते हैं तो वो दिनकर के हो, कितनी नावों में कितनी, तो वो हो गया आज्ञा यानी कि ज्ञानपीठ। ठीक, तो ये जो है 3 है। ठीक, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गए हैं, लेकिन जो बनी हुई रस्सी है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं की गई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, मुंह की बात छीन लेना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक, यानी कि आप अगर हमारे मुंह की बात जो है वो छीन लेते तो इस मुहावरे का सही अर्थ हम देखते, तो इस मुहावरे का सही अर्थ की अगर हम बात करते जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट, यानी दूसरों के दिल की बात क्या है वो कह देना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया जो है कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन। ठीक, तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार जो है वो ठीक नहीं मानी जाती है। ठीक, तो हम देखते हैं 69 की अगर बात करें, इसके जो 69 की बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन नंबर
ए, ठीक, यानी कि विनीता आता, ठीक है, क्या है, विनीता आता है, तो इसकी है तो विनीता आता है, ठीक, तो ये जो है वो कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं माना, ठीक, हिरण दौड़ता है, सही है, ठीक, हाथी सोती है, हाथी सोती है, ठीक, लक्ष्मी जाती, तो ये जो है एक लिंग करता है, लेकिन विनीता आता है ये जो है लिंग के विपरीत माना जाता है, ठीक, तो विनीता जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए सही वाक्य जो होगा वो होगा विनीति आती है, ठीक, विनीति आती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं झांसी की जो रानी है वो किसके द्वारा जो है वो क्या है लिखी गई, ठीक, तो हम बढ़ते हैं जैसे कि महादेवी वर्मा, यानी कि इसमें भी क्या है टोटल जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो हम सही आंसर की अगर बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है वो झांसी की रानी की जो हुए एक क्या है वो रचना जो कविता जो है वो क्या है लिखी गई, ठीक, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी प्रसिद्ध कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो वो क्या है लिखी गई थी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक, यानी कि स्वाधीन शब्द का अगर हम बात करते हैं उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, तो स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र जबकि उसका विलोम पराधीन यानी दूसरों पर क्या निर्भर होता है, ठीक, अगर हम उसके विलोम शब्द की बात करते हैं तो उसका जो विलोम होता है वो पराधीन होता है, यानी कि वो दूसरों पर क्या है निर्भर होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे कहते हैं क्या कहते हैं परजीवी, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा सी, ठीक, यानी कि जो दूसरों के सहारे जीता है उसे हम कहते हैं परजीवी, ठीक, तो जो व्यक्ति जो जीव या व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होकर जीवन यापन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं परजीवी, ठीक है। वीरोदय शब्द का सही जो विच्छेद है वो कौन सा है, ठीक, यानी कि हम वीरोदय शब्द का सही अगर विच्छेद की बात करें तो वो जो विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, ठीक, तो ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक, यानी कि वीर प्लस उदय, ठीक, वीर प्लस उदय ये हो जाएगा सही विच्छेद, ठीक, तो संधि विच्छेद में होगा वीर प्लस उदय, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो ठीक, यानी कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था, ठीक, तो वो क्या है बहुत बड़ा ठग, तो उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, ठीक, यानी इसमें क्या हमें देखना है कि कितने विशेषण हैं, ठीक, तो हम विशेषण की अगर बात करते हैं देखिए तो इसमें कितने विशेषण जो है वो क्या है पूछा जा रहा है, ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं यानी कि 3 विशेषण हैं, ठीक, कितने विशेषण हैं वो 3 विशेषण, कौन कौन से, ठीक, यानी कि वह, ठीक, अब यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा 1, ठीक, अब यहाँ पे आपके तो ये हो जाएगा हमारा क्या है 2, ठीक, ये हो जाएगा 1 मिनट, ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो वह नंबर 1, ठीक, आपके नंबर 2, ठीक, तो ये कितने तो उपयुक्त में कितने विशेषण, ठीक, यानी कि वह और आपकी नंबर 2 विशेषण हो गए, ठीक, और बड़ा, ठीक, तो इसमें क्या है बड़ा, तो ये कितने हो गए 3 विशेषण हो गए, ठीक, कितने विशेषण हो गए 3, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, तो ठीक, तो वह जो हो जाएगा यानी कि सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक, आपके यानी कि सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, बड़ा यानी गुणवाचक एक जो है विशेषण, तो इसमें 3 प्रकार के विशेषण हैं, ठीक, यानी कि वह आपके और बड़ा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसमें कौन सा कर्मधारय समास का जो है वो क्या है उदाहरण जो है वो क्या है दे रखा है, ठीक, तो 75 की अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि श्याम और सुंदर दोनों एक ही व्यक्ति के गुण बताते हैं, इसलिए ये हो जाएगा कर्म धाराय समास जो है वो क्या है
कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमें ये देखना है कि जो पुल्लिंग शब्द है, ठीक, तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक, तो पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है वो डी। तो नेत्र जो है वो आँख हो जाए तो पुल्लिंग शब्द जो है कहलाता। ठीक, पत्नी और सखी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग कहलाती है। ठीक, पत्नी और सखी क्या है, स्त्रीलिंग कहलाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तो गुरुदेव शब्द में समास कितने हैं। ठीक, यानी कि अगर हम गुरुदेव शब्द की बात करते हैं तो इसमें समास कितने हैं। ठीक, समास कितने हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो गुरुदेव शब्द में समास के अगर हम देखते हैं तो इसमें समास कितने होंगे। ठीक, तो गुरुदेव शब्द की अगर हम बात करते हैं समास की तो इसमें समास जो होगा, ठीक है, शब्द में समास, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। तो गुरु ही देव है, तो दोनों पद एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो अतः कर्म धाराएं समास जो है वो क्या कहलाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो कौन सा। ठीक, यानी कि प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग अगर हम देखें तो इसमें कौन सा शब्द है वो जो क्या है माना जाता है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यानी कि प्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिया। तो प्रिया जो है वो स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक, यानी 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। ठीक, यानी कि ये जो एक जो कविता थी इसमें क्या है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो क्या है मिला था। ठीक, तो 79 की अगर बात करते हैं जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो है ये एक प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो लिखा गया था, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनको क्या है मिला था। ठीक, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये जो उपन्यास था वो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया था और इन्हें क्या है एक हिंदी के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से क्या है उनको सम्मानित यानी कि नवाजा गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई। ठीक, यानी कि आपका जो बंटी है वो किसके द्वारा लिखी गई ये जो है कविता मानी जाती है। ठीक, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 80 है, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो आपका बंटी थी हिंदी साहित्य का जो है एक प्रसिद्ध उपन्यास माना, जिसे क्या है मन्नू भंडारी ने लिखा था। किसने लिखा था, वो लिखा था मन्नू भंडारी ने। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना के लिए एक सही लोग, यानी कि एक दोष है और दूसरा दोष होना भी क्या सही एक लोकाकृत की अगर हम बात करते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, जैसे कि कहावत कही, एक तो नीम एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। ठीक, यानी एक दोस्त तो है ही आप में, दूसरा दोस्त और है। ठीक, तो इस मुहावरे का अगर हम बात करते हैं तो एक तो करेला, दूसरा क्या है नीम पर चढ़ा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, यानी कि रवि जो है रवि ईश्वर को न मानने वाला जो है वो मनुष्य। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो चुनिए। ठीक, तो ये हम देखिए रवि जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक, यानी कि जो रवि है वो क्या है ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि वो कहलाएगा नास्तिक। ठीक, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते अगला जो हमारा क्वेश्चन, गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक, यानी कि जो गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा क्या है लिखा गया था। ठीक, तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि जय देव। ठीक, क्या है, जय देव। तो ये जो है गीत गोविंद द्वारा जो है वो लिखा गया जो है वो जयदेव द्वारा जो है वो गीत गोविंद जो है एक संस्कृत का एक सुप्रसिद्ध काव्य गीत जो है गीत जो है गोविंद कवि वो जय देव द्वारा जो है क्या है रचित किया गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचान। ठीक, यानी कि तुल्यता सूचक को चिन्ह हम कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो इसका बहुत लोगों ने इसका जो बात करते हैं इसका जो ऑप्शन है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। तो तुल्यक चिन्ह को अगर पहचानना हो तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या है तुल्यक चिन्ह। तो समांतर तुल्यता का एक सूचक चिन्ह होता है जो
ऐसे होता है, ठीक, कैसे ऐसे होता है। तो जो ये हमारा हो जाएगा, ये तुल्यत सूचक चिन्ह जो है वो क्या है कहलाता। प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक, यानी कि प्रतिदिन शब्द में जो है बात करते हैं तो इसमें जो है उपसर्ग जो है वो कौन सा लगा हुआ, ठीक। तो हम बात करते हैं जैसे कि प्रति, प्रात, प्रति, प्रतिपा, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, उपसर्ग की बात करते हैं। तो इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये जो हो जाएगा हमारा प्रति, क्या हो जाएगा, प्रति, ठीक। तो प्रति प्लस दिन, तो ये जो हो जाएगा हमारा प्रतिदिन, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि इतना खाए जितना पचे। तो लोकातीत का अर्थ जो है वो क्या होगा, ठीक, यानी इतना खाइए जितना आप पचा सके, ठीक। तो हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक। तो यानी कि उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी आपकी आमदनी हो। तो इसी का मुहावरे का अर्थ होगा कि जितना पचा सके उतना ही खाइए आप, ठीक। तो यह जो लोकातीत की अगर बात हो, आय के अनुसार खर्च करने की सीख जो है वो क्या है देती है, ठीक। अब हम बढ़ते हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन, कीचड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, ठीक। यानी कि इसमें टोटल क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें क्या है इसमें कीचड़ का क्या है पर्यायवाची हमें देखना है, ठीक है। तो कीचड़ की अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पंख का अर्थ होता है कीचड़ या दलदल होता, ठीक। हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन, किताब मेज पर रख दो। तो इस वाक्य में किस कारक का जो है वो प्रयोग क्या है किया, प्रयोग हुआ है, ठीक। यानी कि किताब मेज पर रख दो। तो इस वाक्य में जो है किस प्रकार का जो वो क्या है वाक्य जो कारक है वो क्या है प्रयोग किया गया है, ठीक। तो हम बात करते हैं, अगर देखते हैं तो मेज पर, यानी कि अगर बात करते हैं मेज जो हमारा होता है वो एक स्थान होता है, ठीक। क्या होता है हमारा स्थान होता है, ठीक है। तो स्थान होता है। तो हम देखते हैं कि सही आंसर की बात करते हैं जो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक। यानी अधिकारक, ठीक है, अधिकरण कारक, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो अधिकरण कारक स्थान या आधार का बोध करता है। इस वाक्य में जो है मेज पर स्थान का जो है बोध करा रहा है, इसलिए यह अधिकरण, ठीक। यानी मेज जो हमारी है, ठीक, यानी कि अगर हमारी जो मेज है वो क्या है, मेज जो हमारी एक स्थान का क्या है वो एक बोध करा रहा है, ठीक। तो वो हो जाएगा हमारा अधिकरण कहलाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि जो कभी ना मरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बताइए, ठीक। यानी कि जो कभी ना मरे। तो इस वाक्यांश के लिए अगर हम सही शब्द का चयन करेंगे तो वो क्या होगा, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यानी कि अमर रहे, ठीक, अमर रहे, ठीक। जो कभी ना मरे। तो अभियुक्त जिस पर आरोप लगाया गया हो, ये हो जाएगा दुष्कार, यानी कि जो कठिन हो। अयज यानी यज्ञ ना करने वाला। तो ये क्या है, एक लोकाकृत शब्द वाक्यांश जो है वो क्या है बनाया जाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 100 अज्ञान 1 सुजान किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक। यानी कि अगर इसमें जो 100 अज्ञान और 1 सुजान जो है ये जो एक प्रसिद्ध रचना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो हम बात करते हैं यदि जैसे कि इसमें जो ऑप्शन है टोटल वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक। तो हम सही आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक। तो 100 अज्ञान 1 सुजान के कन्हैया लाल मिश्र द्वारा जो है एक प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र जो है वो प्रभाकर की रचना जो है वो क्या है की है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो है क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, गंधास के अनुसार अगर हम बात करते हैं राजनीतिक उपन्यास प्राय किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ठीक। यानी कि राजनीतिक उपन्यास प्राय अगर हम बात करें किस पर जो है वो अधिक ध्यान जो है वो क्या है केंद्रित करता है, ठीक। तो 91 के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं इसका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीति, ठीक, राजनीति क्या है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो गंधास में स्पष्ट कहा गया है कि राजनीतिक साहित्य इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि राजनीति को साहित्य में कैसे चित्रित किया जाता है तथा राजनीति जो है वो क्या होता है, ठीक। तो ये बताया गया। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, गंधास में अगर देखें तो राजनीतिक साहित्य को अक्सर जो है वो क्या कहा गया, ठीक। यानी कि राजनीतिक शब्द को अगर हम देखते हैं तो साहित्य को अक्सर जो है वो क्या कहा गया है, ठीक। तो हम देखते हैं
अगर आंसर की बात करते हैं इसकी, तो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो राजनीतिक जो है वो एक प्रकार का क्या है, प्रचार और प्रोपोगंडा है। ठीक, क्या है, प्रोपोगंडा है। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो गंधास में कहा गया कि ऐसा साहित्य पाठकों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, इसलिए यह अक्सर प्रचार यानी कि प्रोपोगंडा बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, यानी कि प्रोपोगंडा जो है वो क्या है, बन जाता है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि गंधास के अनुसार अगर हम देखें तो राजनीतिक लेखन का उद्देश्य जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, यानी कि हम राजनीतिक लेखन का जो उद्देश्य है वो क्या माना जाता है। तो 93 के अगर हम बात करें, इसका जो 93 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में क्या है, बदलना होता है। ठीक, तो गंधास का हम बात करते हैं तो अनुसार तो राजनीतिक लेखन का उद्देश्य पाठकों को किसी विशेष विचारधारा की ओर प्रेरित या प्रभावित करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या है कि राजनीतिक लेखन का उद्देश्य जो है वो यही माना जाता है कि राजनीतिक लेखन का उद्देश्य पाठकों को किसी विशेष एक विचारधारा की ओर ले जाते हैं या उनको प्रेरित और या उसके प्रति क्या है, प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो बी जो होगा वो सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। ठीक, तो यानी कि हमारी जो पुस्तक है अनहैप्पी, ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक, तो हम बात करते हैं, अगर इसमें ऑप्शन देखें तो इसके जो ऑप्शन हैं वो टोटल कितने हैं, 4 हैं, लेकिन हम सही आंसर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय जो है वो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है वो इनके द्वारा जो लिखी गई। तो लाला लाजपत राय ने 1928 में अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी। तो यह पुस्तक के कैथरीन मेयो की एक पुस्तक यानी मदर इंडिया के उत्तर में क्या है, लिखी गई थी। ठीक, तो इसके जो लेखक होंगे वो लाला लाजपत राय होंगे, अनहैप्पी इंडिया। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बंकिम पैलेस किस शहर में स्थित है। ठीक, यानी कि बंकिंघम पैलेस की अगर हम बात करते हैं तो बंकिंघम जो पैलेस हमारा है वो किस शहर में जो है वो क्या है, स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 95 हो, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि सी जो है करेक्ट है। तो बंकिंघम पैलेस जो है वो लंदन के वेस्ट मिंस्टर क्षेत्र में स्थित है और अब ब्रिटिश सम्राट का आधिकारिक निवास जो है वो क्या है, माना गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन, तो TCS वर्ल्ड कप 10K बेंगलोर 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी कि अगर हम देखते हैं जो हमारा TCS वर्ल्ड 10K में बेंगलुरु 2026 के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो वो किसी एक की जो वो क्या है, नियुक्ति की गई। ठीक, तो 96 की अगर हम बात करते हैं, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो होगा बी। ठीक, क्या होगा बी, तो एलिसन फेलिक्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो क्या है, इनको क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक, तो एलिसन फेलिक्स अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट हैं और उन्हें TCS यानी कि वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर जो है वो क्या है, नियुक्त किया गया है। और ये सबसे सफल और ट्रैक फील्ड खिलाड़ियों में से जो है वो क्या है, एक जो है वो क्या है, माने जाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, अब हम बढ़ते, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 97 जो हमारा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 की बात करते हैं, 25-26 में घोषित आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वाले व्यक्तियों को शून्य आयकर देना होगा। ठीक है, क्या है, शून्य आयकर को जो है वो क्या है, देना होगा। ठीक है, तो केंद्रीय बजट के अनुसार अगर हम देखें तो व्यवस्था के तहत जो कितनी आय वाले व्यक्तियों को जो है वो शून्य आयकर जो है वो क्या है, देना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो इसके हम सही आंसर की अगर बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, और आंसर नंबर की अगर बात की, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर हमारा सी। ठीक, यानी कि 12 लाख रुपए। ठीक, कितना, 12 लाख रुपए। ठीक, यानी कि क्या होगा इसका, 12 लाख रुपए। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की वार्षिक आय पर प्रभावी रूप से कोई आयकर नहीं देने का प्रावधान जो किया गया था वो उपलब्धों और छूटों के रिबीट के कारण जो है वो क्या माना गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 98 वाला जो क्वेश्चन है कि NPCI के अंतर्गत
कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी? ठीक, यानी कि हमारा जो NPCIL की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली जो महिला मुख्य अधीक्षक जो है वो कौन सी बनी? ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो RM नचमैया NPCL के अधीन संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनी। तो यह भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का जो है वो एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 99 काकेसस ठीक है, तो काकेकस की अगर हम बात करते हैं, काकेसस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर जो है तथा यूरोप का सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो कौन सा माना जाता है? ठीक, तो हम बात करते हैं यानी कि 99 जो क्वेश्चन हमारा है जिसका सही आंसर की बात करें, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो माउंट एवरेस्ट रूस में काकेकस पर्वतमाला जो है वो क्या है, स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5642 मीटर ऊंचा है। इसे यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है, माना जाता है। कौन सा? काकेसस पर्वतमाला जो है वो सबसे ऊंचा शिखर जो है वो यूरोप का माना जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट यानी कि वो जो है नेपाल में यानी कि तिब्बत में स्थित है। मैटरहर्न है वो स्विट्जरलैंड इटली में है। मोंट ब्लांक जो है, ठीक है, मोंट ब्लांक तो वो फ्रांस इटली में है। माउंट एल्ब्रस जो है वो एल्ब्रुस जो है वो क्या रूस में स्थित है। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ, नेपाल यानी कि तिब्बत में जो है वो क्या है, स्थित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि वर्गीज कुरियन का लोकप्रिय रूप से किस नाम से जो है वो क्या है, जाना जाता है? ठीक है, यानी कि लोकप्रिय रूप से किस नाम से जो है वो क्या है, जाना जाता है। तो इसके अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, यानी कि डी जो होगा वो सही होगा। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत का दुग्ध पुरुष यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, कहा जाता है। उन्होंने श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का नेतृत्व जो है वो किया तथा अमूल सहकारी आंदोलन को विकसित किया था। ठीक, क्या है, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या है वो विकसित किया था। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन माना जाता है। अमूल जो है, अमूल गुजरात और ऑपरेशन फ्लैट के जनक जो है वर्गीज कुरियन जो वो माना जाता है। श्वेत क्रांति जो होता है वो एक दूध उत्पादन क्रांति जो वो मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 101। तो प्रहार यानी कि प्रहार जो है वो आतंकवादी विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत है जो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर क्या है वो जोर देता है? ठीक, तालमेल पर क्या है वो जोर देता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रहार आतंकवादी विरोधी जो रणनीतिक जो बनाई गई है, ठीक, तो हमें क्या है एक तालमेल पर जोर दिया गया है। तो इसका अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर का तो जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो इसका संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण से देखें तो प्रहार जो हमारा है वो एक आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को नजर रखता है और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल जो है वो क्या है बनाए रखता है। ठीक, तो प्रहार जो है एक रणनीतिक विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच जो है एक समन्वय जो है क्या है स्थापित करता है, जिसे करने पर बल दिया जाता है। इसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो क्या है, अप्रोच जो है वो क्या है कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए कौन सा शब्द जो है वो क्या है प्रयुक्त किया जाता है? ठीक, यानी किसी देश से आयात और निर्यात के बीच
के जो अंतर होता है, ठीक, तो उस अंतर के बीच जो है हमें कौन सा शब्द जो है वो क्या है प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें जो हमारे टोटल ऑप्शन जो है वो क्या है 4 हैं। ठीक है, तो हम सही आंसर की बात करते हैं जो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो जो आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर देखते हैं तो वो होता है हमारा व्यापार संतुलन। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। तो व्यापार संतुलन की बात करते हैं यानी आयात, ठीक है, यानी निर्यात आयात वो हो जाएगा हमारा व्यापार, तो ये जो हो जाए अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस। ठीक, तो आयात और निर्यात, ठीक, आयात निर्यात यानी व्यापार घाटा, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिटी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिटी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है इन दोनों के बीच जो है एक व्यापार संतुलन जो है वो क्या है बनाए रखता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। यानी कि इसमें टोटल जो है वो कितने 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक, तो हमें ये देखना है कि निम्न में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण जो है वो माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें 4 है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि इंस्टाग्राम जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। तो इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग फोटो वीडियो संदेश साझा करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेटर और नोटपैड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है नहीं माने जाते हैं। ठीक, यानी कि ये भी नहीं माना जाता न कैलकुलेटर न नोटपैड। इंस्टाग्राम जो है हमारा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का माना जाता है। ठीक, तो ये जो है वो सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 में जो है वो किसके द्वारा जो है वो जारी की गई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 104 है। ठीक, तो उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है। ठीक, तो ये जो है नीति आयोग, क्या है नीति आयोग द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो मार्च 2026 में उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट यानी कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जो है वो क्या जारी की गई थी। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और न्यायिक व्यवस्था का क्या है मूल्यांकन करना। ठीक, क्या है इसका मूल्यांकन करना। तो ये हो गया हमारा अगला, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जो है वो क्या जाना जाता है। ठीक, यानी कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योगों के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो वो क्या माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन की बात करते हैं इसमें जैसे ऑप्शन जो है वो टोटल जो है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें सही आंसर देखना, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक, तो बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह आईटी उद्योग, स्टार्टअप्स और तकनीकी विकास का जो है वो क्या है एक प्रमुख केंद्र जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा जो है वो कौन सी है। ठीक, यानी कि हमारा जो पोलैंड देश है उसकी जो आधिकारिक मुद्रा जो है वो आधिकारिक मुद्रा जो है वो कौन सी है। ठीक, तो हम देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पॉलिश ज्वेलटी जो है वो पोलैंड का आधिकारिक मुद्रा जो है वो क्या है मानी जाती है। तो पोलैंड आधिकारिक मुद्रा जो है पॉलिश ज्वेलटी यानी कि PLN। पोलैंड अभी यूरोजोन का सदस्य जो है वो नहीं है, इसलिए वहाँ यूरो आधिकारिक मुद्रा जो है वो नहीं लागू हुई है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान की जो है वो क्या है घोषणा की है। ठीक, यानी कि 2026 की अगर हम बात करते हैं जो हमारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति एक सामुदायिक लचीलेपन मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की योगदान की जो है वो क्या घोषणा की है। ठीक, तो वो घोषणा जो है कौन से देश ने की, तो यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 107 है। ठीक, तो ये जो ऑप्शन हो जा, ये जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, डी जो है हमारा है ये है जापान। ठीक है, तो जापान ने क्या किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योगदान देने की जो है वो क्या है घोषणा किया है। ठीक है, तो जापान ने क्या किया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सामुदायिक लचीलेपन बढ़ाने हेतु 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की जो है वो क्या है घोषणा की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि
1859 से लेकर 1860 तक इंडिगो विद्रोह जो है भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? कब से? 1859 से 1860 के बीच में, ठीक। तो इंडिगो विद्रोह जो हुआ था वो भारत के किस क्षेत्र में जो है वो हुआ था, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो हुआ था वो हुआ था बंगाल के क्षेत्र से, ठीक। कहाँ से हुआ था? बंगाल के क्षेत्र। तो इंडिगो विद्रोह नील विद्रोह कहा जाता है, ठीक। यानी कि जो हमारा इंडिगो विद्रोह है उसे क्या है, हम नील विद्रोह के नाम से भी क्या है जानते हैं, ठीक। तो ये जो हुआ था 1859 और 1860 के बीच में बंगाल में हुआ था, ठीक। तो इसमें इसका जो उद्देश्य यानी किसानों ने अंग्रेजों को नील उत्पादकों द्वारा जो किए जा रहे हैं जो शोषण, उसके विरोध जो वो क्या है आंदोलन किया गया था, ठीक। यानी कि यह विद्रोह जो है नील विद्रोह कहा जाता है। और किसानों ने क्या है अंग्रेजों के खिलाफ किया था, क्योंकि नील उत्पादकों द्वारा जो शोषण हो रहा था किसानों को, उसके विरोध में ये जो है आंदोलन किसानों द्वारा जो है वो क्या है चलाया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की है, ठीक। किसकी लाइट हाउस महोत्सव की जो वो क्या है मेजबानी की है? तो ये जो हमारा अगर सही आंसर की बात करते हैं, ठीक। अगर हम देखें इसमें जैसे कि ऑप्शन जो हमारे टोटल हैं वो कितने 4 ऑप्शन है, ठीक। तो सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो होगा वो करेक्ट होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी गोवा जो है वो भारत की अगर बात करते हैं तो वो गोवा जो राज्य है देश का पहला लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी जो है वो क्या करने जा रहा है। तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा में जो है वो आयोजित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो समुद्री विरासत, पर्यटन और ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को क्या है बढ़ावा देना था, ठीक। क्या बढ़ावा देना? ये जो था वो प्रकाश स्तंभों को क्या है बढ़ावा देना था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं, ठीक। यानी कि मुक्तिका उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो कुल कितने उपनिषद जो है वो क्या है माने जाते हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक। सी जो यानी कि 108 उपनिषद जो है वो क्या माने जाते हैं। तो ये 108 उपनिषद सूची देगी, यह उपनिषदों की सर्वाधिक स्वीकृति संख्या जो है वो क्या है मानी जाती है, ठीक है, क्या है मानी जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोसोडी ऑफ बॉर्डर लाइन कविता एक मशहूर रचना है। तो इस किताब के लेखक जो हैं वो कौन माने जाते हैं, ठीक। तो इसका जो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन जो हैं, ठीक, इसके सही आंसर की बात करते हैं जी, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो प्रोसोडो ऑफ बॉर्डर लाइन कविता संग्रह के लेखक जो हैं वो रितम जो है वो यह समकालीन काव्य रचना के रूप में वो जो चर्चित पुस्तक जो है वो क्या है मानी जाती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो प्रदान किया गया था, ठीक। यानी कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व जो है वो क्या है प्रदान किया गया था, ठीक। तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक। यानी कि अनुच्छेद जो होगा वो होगा, ठीक, वो होगा हमारा 333, ठीक। क्या होगा? 333, ठीक। 333 के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्यपाल को अधिकार था कि यदि उसे लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का विधानसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह एक सदस्य को नामित कर सकता है। कौन कर सकता है? वो कर सकता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो हालांकि जो था फिर 104वें संविधान संशोधन में यह अधिनियम 2020 के बाद यह व्यवस्था जो है वो क्या समाप्त कर दी गई, ठीक। यानी कि अब ये जो व्यवस्था है वो क्या है समाप्त कर दी गई, ठीक। क्या है? समाप्त कर दी गई। तो समाप्त कर दी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आ चुका है। 2020 में समाप्त किया गया तो 2026 में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। लेकिन आपको ये रखना है कभी अगर ये आ जाता है कि अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं जो एंग्लो इंडियन समुदाय है वो किस सन में यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तो आपको बता देना है कि 104वें संविधान संशोधन के अनुसार 2020 में जो है ये व्यवस्था जो है
यह व्यवस्था जो है वो क्या है, समाप्त कर दी गई थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं हमारे भारतीय राज्य की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ जो है वो क्या सीमा जो है वो क्या साझा नहीं करता है। ठीक है, तो 113वां क्वेश्चन हमारा है, तो हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी है, सी की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा आसाम। ठीक, जो असम जो है वो नेपाल के साथ जो सीमा जो है वो साझा नहीं करता है। नेपाल की सीमा की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से लगती है। ठीक, नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, तो ये 5 राज्य हैं और नेपाल की सीमा से जो सटे हुए राज्य माने जाते हैं। ठीक, आसाम जो है नेपाल की सीमा साझा जो है वो नहीं करता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन कि 114 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई। ठीक, किसकी IORA की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये हुई थी हमारा 1997 में की गई थी। कि कब की गई थी, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना 7 मार्च 1997 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक एवं क्षेत्रीय सहयोग को क्या है, बढ़ावा देना है। ठीक, क्या इसका जो उद्देश्य है वो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक एवं क्षेत्रीय सहयोग को क्या है, बढ़ावा देना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं यानी कि हमारा जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक, उसकी जो नियुक्ति है उसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी जो नियुक्ति वो ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, इसकी जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, तो संवैधानिक के अनुच्छेद 324 के द्वारा, ठीक, 324 के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है वो नियुक्ति क्या है, की जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 116, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष जो है वो कब यानी किस दिन जो है वो क्या है, मनाया जाता है। ठीक, यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करते हैं तो प्रतिवर्ष जो है वो किस वर्ष जो है वो क्या है, मनाया जाता है। ठीक, बनाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ये हो जाएगा ए, यानी कि 29 अगस्त। ठीक, कब, 29 अगस्त को हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, प्रतिवर्ष जो है वो क्या मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो हॉकी के जादूगर यानी कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अनुसार उपलक्ष्य में 29 अगस्त के उपलक्ष्य में ये जो है हर साल जो है वो क्या है, मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक, यानी कि बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पल्स का एसआई मात्रक जो है वो माना जाता है। ठीक, यानी कि इम्पल्स का जो है एसआई मात्रक जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक, तो हम सही आंसर की बात करें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा NS। ठीक, तो NS यानी इम्पल्स बल, तो इम्पल्स फोर्स टाइम्पल्स फोर्स इन टाइमलेंस जो है वो क्या एसआई का जो है मात्रक जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खुर्जा पाटरी को क्या मान्यता दी गई। ठीक, यानी कि हमारा जो खुर्जा पाटरी की अगर हम बात करते हैं, जो खुर्जा पाटरी के उसको जो मान्यता की अगर बात करते हैं, इसकी जो मान्यता है वो क्या दी गई है। ठीक, तो खुर्जा पाटरी को जो मान्यता दी गई वो दी गई हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि भौगोलिक संकेतक की मान्यता जो है वो क्या है, दी गई। ठीक, तो उत्तर प्रदेश खुर्जा यानी कि बुलंदशहर के प्रसिद्ध मिट्टी के कलाकृतियों और सिरेमिक उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग जो है वो क्या है, प्राप्त हो गया है। ठीक, यानी GI टैग जो है वो क्या है, प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित करके जो है वो क्या है, लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रित करके क्या है, लॉन्च किया। ठीक, तो हम देखते हैं इसका सही आंसर की बात करते हैं। ठीक, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि सही हो जाएगा। तो समुद्रयान यानी कि समुद्रयान भारत के डीप ओशियन मिशन का जो एक प्रमुख प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, एक प्रमुख प्रोजेक्ट जो है वो माना जाता है। अब उद्देश्य की बात करते हैं, जैसे गहरे समुद्र का अन्वेषण करना, समुद्री खनिजों क्या है खोज करना, जैव विविधता का क्या है अध्ययन करना और समुद्री संसाधनों का क्या है उपयोग करना। तो इस मिशन में मत्स्य यानी कि 6000 मत्स्य नामक मानवयुक्त पनडुब्बियां जो है वो क्या है विकसित की जा रही हैं। कितनी मानवयुक्त यानी कि 6000 मानवयुक्त पनडुब्बियां जो है वो क्या है इसमें क्या है विकसित की जा रही हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म विभूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंध रखते हैं। ठीक, यानी कि हम बात करने की पद्म विभूषण जो 2026 को जो दिया गया था, ठीक, उनका जो संबंध है वो कर्नाटक से। ठीक, तो उनका जो संबंध है वो कर्नाटक से था। ठीक, तो हम बात करते हैं 120 का, तो 120 की अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो शतावधानी आर गणेश कर्नाटक के एक प्रसिद्ध लेखक एवं कला संस्कृति के जो है संवाहक माने जाते हैं। उन्होंने क्या, उन्हें कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु पद्म विभूषण से क्या है इनको सम्मानित किया गया है। और उदय कोटक बैंकिंग, विजय अमृतराज टेनिस, मामूटी केरल अभिनेता कर्नाटक से सम्मिलित कला क्षेत्र के जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो विजेता जो है वो नहीं माने जाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, 16 मई को। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन ए सही। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन प्रकाश विज्ञान, प्रकाश आधारित तकनीकों तथा उनके सामाजिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यूनेस्को द्वारा जो है इसकी क्या है शुरुआत हुई थी। ठीक, किसके द्वारा शुरुआत हुई थी, वो हुई थी यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है वो कब लॉन्च किया गया। ठीक, यानी कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है वो कब लॉन्च किया गया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है वो लॉन्च किया था। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों की अवसंरचना परियोजनाओं को एकीकृत करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या है लाना। ठीक है, क्या है इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि FICC की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। ठीक, FICC की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। तो ये हुई थी 1927 में। ठीक, कब हुई थी 1927 में। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। यह भारत का प्रमुख उद्योग और व्यापार का संगठन जो है वो क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, यह भारत का प्रमुख उद्योग एवं व्यापार का संगठन जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत किस राज्य में स्थित है। ठीक, कौन सा पार्क, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है वो भारत के किस राज्य शहर में जो है वो क्या है स्थित है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा। ठीक, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्कों में जो है वो क्या है एक जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, एक माना जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2026 के अनुसार अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है। ठीक, यानी कि 2026 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा माना जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि राजस्थान। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, तो भारत में कुल ऊन उत्पादनों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान से आता है। राज्य में बड़ी संख्या में भेड़ पालन जो है वो किया जाता है, विशेषकर थार मारू स्थलों क्षेत्र में जो है वो क्या है ज़्यादा किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन। ठीक, क्या हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी तेल है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो ये जो हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारा जामनगर गुजरात में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है मानी जाती है।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान जो होगा जामनगर गुजरात में संचालक यानी रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन की जुड़वा उपग्रह। ठीक, कौन सा जुड़वा उपग्रह यानी कि ट्रेसर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है वो क्या है लॉन्च किया है। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं जुड़वा उपग्रह की। ठीक है, तो ये जो है किस अंतरिक्ष द्वारा जो है वो क्या है लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। और ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है नासा द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? नासा द्वारा। तो ट्रेस यानी कि टैंडम रिकनेक्शन एंड कॉस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट जो है एक मिशन जो है वो नासा का एक जुड़वा उपग्रह मिशन है। इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के प्रभावों का क्या है अध्ययन करना है। यानी कि इसका उद्देश्य की बात करें जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और सौर के जो पवनों का जो प्रभाव है उसका क्या है अध्ययन करना है। ठीक, क्या करना? अध्ययन करना। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जो है वो क्या जाना जाता है। ठीक, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है वो टोटल कितने हैं? 4। ठीक, तो ऑस्कर पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार है जो वो क्या है जो वो जाना जाता है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कि सही। तो ऑस्कर का आधिकारिक नाम जो होगा वो होगा एकेडमिक अवार्ड। ठीक, यानी कि अकादमिक पुरस्कार। अकादमिक पुरस्कार जो हो जाता है ये फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वो क्या दिया जाता है। ठीक, और इसे एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा जो है वो क्या प्रदान किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन एलिफेंटियासिस निम्नलिखित कारणों से होता है। ठीक, यानी कि अगर एलिफेंटियासिस की अगर हम बात करें तो वो निम्नलिखित किन कारणों से जो है वो क्या होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही होगा। तो एलिफेंटियासिस हाथी पांव रोग होता है। ये फाइलेरिया या परजीवी कृमियों के कारण होता है। ठीक, यह जो रोग होता है संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन हो जाती है। ठीक, अगर हम इस रोग की बात करें तो ये जो होता है हमारा फाइलेरिया रोग होता है। ये एक संक्रमित मच्छरों के काटने से क्या फैलता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में जो है वो कहाँ ताज पहनाया गया था। ठीक, यानी कि जब हुमायूं की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो अकबर को मुगल का जो है वो सम्राट के रूप में जो वो कहाँ पर पहनाया गया था। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी जो होगा वो सही होगा। ठीक, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? कालानौर पंजाब में हुआ था। उस समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष थी। उसे संरक्षक यानी ब्रह्म खान कहते थे। उसके जो संरक्षक थे वो बैराम खान थे। ठीक, यानी अकबर के जो संरक्षक थे वो बैराम खान थे। ठीक, तो आज की यानी कि सेकेंड शिफ्ट का जो यूपी पुलिस का जो पेपर था 9 जून की उसकी जो पूरी क्लास थी वो एनालिसिस की वो फाइनली जो है वो क्या है कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।